जब पूरा मुल्क 2011 के वर्ल्ड कप का जश्न मना रहा था, खुशी से सराबोर था, उस वक्त एक शख्स ऐसा था जो लगातार अपनी सेहत से जूझ रहा था, खांस रहा था, दिक्कतें थी उसको, दवाइयाँ खा रहा था। जी हाँ, वो शख्स था जिसने इस वर्ल्ड कप को जिताने में भारत को बहुत ही बड़ा योगदान दिया। हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की, एक ऐसे दिलेर इंसान की जिसने सबका दिल जीत लिया 2011 के वर्ल्ड कप में। जो काम सभी गेंदबाज, उन गेंदबाजों, जितने भी भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक गेंदबाज थे, जो काम वो नहीं कर पाए वो काम युवराज सिंह ने किया। यानी किसी भी गेंदबाज ने युवराज जितने विकेट नहीं चटकाए, जबकि उनको एक पार्ट टाइम बॉलर कहा जाता था, और बल्लेबाजी में 362 रन बनाए। एक तरह से भारत के भरोसे के पर्याय बन गए थे युवराज सिंह। वो युवराज सिंह को कैंसर हुआ, क्योंकि जो हमने आपको जैसा बताया वो लगातार खांस रहे थे, दिक्कतें आ रही थी, दवाइयाँ खा रहे थे। उसके बाद वो कैंसर को पटक नहीं देता हुआ वो शख्स दोबारा भारतीय क्रिकेट टीम में प्रवेश करता है। ऐसे जाबाज सितारे को हम सलाम करते हैं विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर। विश्व कैंसर दिवस है आज, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे 4 तस्वीरों को, जिसमें आप देख सकते हैं माइकल क्लार्क, और उसके अलावा माइकल क्लार्क से पहले आप देख सकते हैं बिल्कुल कोने पर जेफरी बॉयकॉट, जिनको आपने कमेंट्री करते हुए सुना होगा, और उनके बाद माइकल क्लार्क, और फिर युवराज सिंह और मैथ्यू वेट। अगर हम बात करें जेफरी बॉयकॉट की, तो एक ऐसे खिलाड़ी जो 60 और 70 के दशक में ओपनिंग बल्लेबाजी करते थे इंग्लैंड की, और उन्होंने सबका दिल जीत लिया था अपनी कुशल तकनीकी क्षमताओं का परिचय देते हुए। कई बार तो उनकी तुलना सुनील गावस्कर से भी होती थी, और बहुत दिग्गजों का मानना है कि वो सुनील गावस्कर से भी 4 कदम आगे थे। टेक्निकली बहुत ही साउंड प्लेयर थे, और फिर वो कमेंटेटर बने, और कमेंटेटर के तौर पर उन्हें आज की पीढ़ी देखती रही। और बहुत ही मुखर थे, वो एक्सट्रोवर्ट थे, अपनी बात को बहुत ही तीखे लहजे में कहते थे, और उनके मुंह से सुनना नजफगढ़ जैसे शब्दों का उच्चारण बहुत ही अच्छा लगता था। नवजोत सिद्धू के साथ उनकी जो नोक-झोंक होती थी कमेंट्री के दौरान, वो भी सबका दिल जीत लेती थी। इस खिलाड़ी को भी इस बीमारी ने अपने आगोश में लिया, और ये खिलाड़ी भी कैंसर से जूझता रहा। फिर बात करेंगे हम माइकल क्लार्क की, एक ऐसे शख्स की, एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी के मायने बदल दिए। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी थी इस खिलाड़ी की। इनको अक्सर बैक पेन रहा करता था, पीछे कमर में दर्द रहता था, लेकिन वो इतना गंभीर रूप धारण कर लेगा या कैंसर जैसी बीमारी से उनको रूबरू होना पड़ेगा, वो भी अपने करियर के दौरान। एक तो होता है ना, आपने खेला और उसके बाद आपको ये समस्या से रूबरू होना पड़ा, बात समझ में आती है। लेकिन जब आप खेल रहे हैं उसी दौरान अगर आपको ये सब दिक्कतें हों, तो फिर थोड़ा सा उसका निदान मुश्किल हो जाता है। और भारत के ऑस्ट्रेलियाई दौरे में इन्होंने जो डेब्यू किया था भारत में, बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में 150 कुछ रन बनाए थे इन्होंने, 151 रन की पारी खेली थी। और उसके बाद जब भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई, तो वहाँ एडिलेड में भी इन्होंने भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाई। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई, तो अगले दौरे में उन्होंने फिर सेंचुरी बनाई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो इस तरह से भारत के खिलाफ इनका प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब रहा, उम्दा रहा। उसके बाद अगर हम मैथ्यू वेट की बात करें, युवराज सिंह के बारे में हमने आपको बता ही दिया कि वो जो उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप जिताने में भारत को बहुत ही बड़ी भारत के लिए भूमिका निभाई वर्ल्ड कप जिताने में, वो शायद उन्होंने उस प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं उनके जो सिक्सर किंग वाले अंदाज को भी पीछे छोड़ दिया। यही वो शख्स था जिसने स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे T20 वर्ल्ड कप में। तो उसके बाद मैथ्यू वेट, जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के, और इनको भी इसी बीमारी से रूबरू होना पड़ा। इनको तो 16 साल की उम्र में ही ये समस्या आ गई थी, इस बीमारी से इनको जूझना पड़ा लंबे समय तक। और ये विकेट कीपर बल्लेबाज रहे, और लगातार उम्दा इन्होंने प्रदर्शन किया। रिची बेनो की बात करते हैं। रिची बेनो का नाम शायद आपने ना सुना हो, लेकिन जिन्होंने कमेंट्री में रुचि रखते हैं, क्रिकेट में रुचि रखते हैं, एक बीच की पीढ़ी, उसने ज़रूर रिची बेनो को सुना होगा, क्योंकि कमेंटेटर ही नहीं बल्कि ये 50 और 60 के दशक के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी थे, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे। और 1959 में जो
भ्रमणकारी टीम थी, यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत आई थी, ये उसके कप्तान थे और 2-1 से सीरीज जीतने में कामयाब रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम इनकी अगुवाई में। रिची बेनो को भी इसी समस्या से, कैंसर की समस्या से जूझना पड़ा। उसके बाद अगर हम देखें तो ग्रेम पॉलक, शॉन पॉलक का नाम आपने सुना होगा, साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज, और उनके चाचा मतलब उनके फादर के भाई बड़े हैं या छोटे हैं ये कहना जरा मुझे मुश्किल है, लेकिन हाँ अगली पीढ़ी के प्रतीक थे। उनको भी ये समस्या से रूबरू होना पड़ा और सबसे बड़ी बात है कि इनके परिवार में 8 सदस्य क्रिकेटर रहे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी उन्होंने खूब नाम कमाया। उसके बाद क्लाइव राइस हों, चाहे साउथ अफ्रीका के धाकड़ बल्लेबाज, चाहे हनीफ मोहम्मद हो। हनीफ मोहम्मद के नाम से मुझे याद आता है पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क के, इनसे मेरी एक बार मुलाकात भी हुई थी फिरोजशाह कोटला मैदान में और बहुत ही पुरानी यादों को इन्होंने ताज़ा किया था। ओरिजिनली इनको लिटिल मास्टर कहा जाता था और लिटिल मास्टर का बाद में तमगा सुनील गावस्कर को मिला। फिर सचिन तेंदुलकर को भी यही इसी नाम से नवाजा जाने लगा, इसी नाम से बुलाया जाने लगा क्योंकि ये छोटे कद के तीनों बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे। तो हनीफ मोहम्मद को भी इसी समस्या से दो चार होना पड़ा। और उसके अलावा अगर हम देखें मार्टिन क्रो, उनको मैंने जमशेदपुर में देखा था कीनन स्टेडियम में, वहाँ ये इन्होंने बहुत ही शानदार पारी भी खेली थी और बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के। इनको भी इसी समस्या से रूबरू होना पड़ा। और उसके बाद इंग्लैंड के जॉन एम्ब्री हों, चाहे जॉन एड्रिच हों, डेव कॉलन हों, साइमन ओडोनिल हों, और भारत के जयप्रकाश यादव, उन्हें कैसे भूल सकते हैं, रेलवे के खिलाड़ी और भारत की ओर से कुछ एक मैच खेले भी हैं। इनको भी इसी समस्या से जो है दो चार होना पड़ा। तो इस तरह से इन खिलाड़ियों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है इस बीमारी से। तो हम यही इस अवसर पर दुआ करते हैं कि ऐसी बीमारी होने पर हार ना माने, बल्कि इन दिलेरों से कुछ सीखें और उसका डटकर सामना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।